नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा है। सोमनाथ स्वाभिमान में लेंगे हिस्सा, आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में सुरक्षा तैयारियां पूरी, सोमनाथ दौरे में प्रशासन सतर्क। आस्था और संस्कृति को मिलेगा यहां बढ़ावा, स्वाभिमान पर्व पर बता दें कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां शामिल हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस सब की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा है। तमाम तैयारियां की गई हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है और गुजरात में सुरक्षा तैयारियां चल रही हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा, आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। गुजरात में सुरक्षा तैयारियां पूरी, इसके साथ ही सोमनाथ दौरे पर प्रशासन सतर्क है। आस्था और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां शामिल हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित नई पुस्तक का विमोचन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। विमोचन अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत और उनके कार्य और उनके दृष्टिकोण को व्यापक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के महत्व पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद के अधिकारियों ने बताया कि यह पुस्तक न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण बल्कि प्रधानमंत्री की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को भी उजागर करती है। कार्यक्रम में कई साहित्यकार, विद्वान और सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। और धर्मेंद्र प्रधान ने किया पुस्तक का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नई पुस्तक उर्दू भाषा परिषद की पहल पुस्तक में नीतियों पर विवरण किया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दिल्ली दौरा। सीएम सैनी चंडीगढ़ से गुरुग्राम के लिए रवाना। गुरुग्राम में सीएम सैनी के कई कार्यक्रम तय हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्री बजट बैठक समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दिल्ली का दौरा। गुरुग्राम में सीएम सैनी कई कार्यक्रम तय हैं जहां शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दिल्ली दौरा। सीएम सैनी चंडीगढ़ से गुरुग्राम के लिए रवाना। गुरुग्राम में सीएम सैनी के कई कार्यक्रम तय हैं और इसके साथ ही प्री बजट बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दिल्ली का दौरा। प्री बजट बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गुरुग्राम में सीएम सैनी बता दें कि कई कार्यक्रम तय हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दिल्ली दौरा। सीएम सैनी चंडीगढ़ से गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे। गुरुग्राम में सीएम सैनी के कई कार्यक्रम तय हैं और प्री बजट बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक। इस सबकी बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा। और लखनऊ से बड़ी खबर है जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता दें जहां कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित ग्लोबल समिट 2026 में भाग लिया। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुए राजस्थान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टेट सेशन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, स्टार्टअप्स और औद्योगिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप्स और युवाओं के रोजगार के नए अवसरों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में उपस्थित देश विदेश के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हर प्लेटफॉर्म पर निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है। उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद कई निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और उद्यमियों को नई संभावनाएं मिलेंगी। और जयपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करी और इसके साथ ही बता दें कि निवेश और स्टार्टअप्स और यहां अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित ग्लोबल समिट 2026 में भाग लिया। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुए राजस्थान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बता दें कि हिस्सा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, स्टार्टअप्स और औद्योगिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी साझा की। डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में उपस्थित देश विदेश के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हर प्लेटफॉर्म पर निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है। उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद कई निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और उद्यमियों को नई संभावनाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान फेस्ट के इस आयोजन में मैं आज शामिल हुआ और कई प्रकार के हमारे तमाम प्रकार के आईटी और उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के व्यापारी व्यवसायियों से मिलने का मौका मिला। मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के वहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफॉर्म पे बात करता है। पूरे देश के कई हिस्सों में हमने अपनी विषय भी रखे और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद भी कई सारे मित्र हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम धंधा मिलेगा। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके पूरी ताकत से चलेगा। राजस्थान तो वैसे भी हमारा सहोदर भाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सदैव से एक दूसरे के साझा संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हमारे अपने उत्तर भारत के इन राज्यों के अंदर भी आईटी से जुड़े हुए और नए प्रकार के स्टार्टअप भी आए और सभी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता और मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करने को लिए तैयार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके पहले कार्यकाल में हर घर बिजली पहुंचाने और खाते खुलवाने और हर घर शौचालय बनवाने जैसे बड़े काम किए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गरीब, किसानों और मजदूरों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जी राम पहल लाई गई है, जिसका उद्देश्य गांव के विकास को सुनिश्चित करना है। विष्णुदेव साय ने उम्मीद जताई है कि इन पहलों से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार आएगा और ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाओं के साथ आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण मिलेगा। अधिनियम 2025 को लेकर है और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्रिपरिषद में था और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं
जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम, प्रधानमंत्री जनधन खाता के माध्यम से हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये सब काम पहले 5 साल में उनका हुआ और आज 11 वर्षों में उनकी कार्यशैली को हम देखेंगे, उनकी जो उपलब्धि है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से गरीब किसान और मजदूर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। और इसी तारतम्य में ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाए हैं, ये भी विकसित भारत को सिद्ध करने के लिए, विकसित गांव बनाने के लिए ये अधिनियम लाए हैं। और ये जो मनरेगा योजना था इसका जगह यह लेगा और मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही बेहतर है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है, तो उनका निश्चित रूप से उनकी मजदूरी भी पहले से ज़्यादा मिलेगी और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। दिल्ली से लौटने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित जीटीसी हेलीपैड पर बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई, स्कूल जीवन और गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव और स्कूल में होने वाली गतिविधियों के बारे में उत्साहपूर्वक साझा किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा बच्चों के विकास और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का मानहानि का केस, विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मानहानि मामले को लेकर हो सकती है सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का मानहानि का केस, विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। मानहानि मामले को लेकर हो सकती है सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का मानहानि का केस, विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। मानहानि मामले को लेकर हो सकती है सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज संभव है। देश भर में कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग की परत ने शहर को घेर रखा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया है, जो कि बता दें कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। राजस्थान में घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है, जिससे लोगों को सुबह की गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। डल झील से सामने आए वीडियो में ठंड की तीव्रता स्पष्ट देखी जा सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी सुबह से कोहरे और शीतलहर का असर जारी है।
उत्तराखंड में भी ठंड और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो बांद्रा इलाके से सामने आया। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और आसपास के हिल स्टेशनों में सुबह के समय दृश्यों में ठंड की तीव्रता स्पष्ट दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देश भर में कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। वहीं प्रशासन और नागरिक सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। और इसके साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है और दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और येलो अलर्ट जारी किया गया और इन सभी तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कोहरा किस कदर है और दृश्यता भी काफी ज्यादा कम हो गई है। केदारनाथ धाम में इस सर्दी की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और ठंड का असर तीव्र हो गया है। बर्फबारी के कारण धाम और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालु और पर्यटकों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दिनों में भी पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई है। केदारनाथ धाम में सुबह और रात के समय तापमान 0 से नीचे जाने की संभावना है। यमन एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही में यमन में हुए हवाई हमलों ने न सिर्फ देश के भीतर तनाव बढ़ाया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के असरों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जिस समय में पहले से ही लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता बनी हुई है, वहां आसमान से होने वाली कार्रवाइयों ने हालात को और भी नाजुक बना दिया। सवाल यह है कि क्या ये हमले सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर किसी बड़े टकराव की भूमिका तैयार की जा रही है। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि यमन में हुए इन हवाई हमलों के पीछे क्या वजह है, इस क्षेत्र सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है और क्या वाकई मिडिल ईस्ट एक नई जंग की ओर बढ़ रहा है। का वो देश जो पिछले कई सालों से अस्थिरता, संघर्ष और संकट का सामना कर रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में यमन में हुई हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर एक और बड़ी जंग की शुरुआत के संकेत? क्योंकि जब भी यमन में आसमान से हमले तेज होते हैं, उसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट हिलाए रखता है। यमन में संघर्ष कोई नया नहीं है। साल 2014 के बाद से देश लगातार गृह युद्ध की चपेट में है। एक तरफ हूती विद्रोही है जिन्होंने राजधानी सेना समेत बड़े इलाकों पर नियंत्रण किया हुआ है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमनी सरकार जिसे सऊदी अरब के नेतृत्व वाला संगठन समर्थन देता है। इस संघर्ष ने यमन को दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में एक नया बना दिया, जहां आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हाल के हवाई हमलों ने एक बार फिर तनाव को बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का निशाना सैन्य ठिकाने और रणनीतिक इलाके बताए जा रहे हैं। इन हमलों के बाद हूती गुट की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। यही वजह है कि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हालात एक बार फिर खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ चुके हैं। इन हवाई हमलों के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। एक बड़ी वजह क्षेत्र सुरक्षा है। लाल सागर और आसपास के समृद्धि रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसके अलावा यमन संघर्ष सीधे तौर पर सऊदी अरब और ईरान जैसे क्षेत्रीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जहां यमन एक रणनीतिक मोहरे की तरह दिखता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हालात एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहे हैं? अगर हवाई हमलों का सिलसिला लंबा चला और जवाबी हमले तेज हुए तो संघर्ष सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगा। लाल सागर, खाड़ी क्षेत्र और पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर खतरा भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बातचीत और संघर्ष विराम पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सैन्य समाधान ने अब तक यमन में स्थायी शांति नहीं दी है। अगर हालात को काबू में लाना है तो राजनीतिक समझौता ही एकमात्र रास्ता माना जा रहा है। तो फिलहाल यमन में हुए हवाई हमले सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि ये मिडिल ईस्ट की नाजुक स्थिरता के लिए एक चेतावनी है। जंग के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में जवाबी कार्रवाइयां तेज होती हैं या फिर कूटनीति हालात और संभाल लेती है। क्योंकि अगर यमन की आग भड़की तो इसकी लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती हैं।
तो साफ है कि यमन में हुए हालिया हवाई हमले केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं है। ये घटनाएं मिडल ईस्ट की उस नाजुक स्थिति को उजागर करती है जहां एक छोटा सा टकराव भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। जंग के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालात किस दिशा में जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाइयां तेज होती हैं या फिर बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल दुनिया की नजरें यमन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यमन की आग अगर भड़की तो उसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।